हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द वंडरफुल सेशन ऑफ ग्रेविटेशन। तो अब हम देखने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक दैट इज नोन एज केप्लर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। तो केप्लर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन में बेसिकली क्या क्या लॉ वगैरह हैं वो सब जानने से पहले हमें थोड़ा इलिप्टिकल यानी थोड़ा मैथ्स जानना पड़ेगा और मैथ्स में कॉन्सेप्ट ऑफ इलिप्स आना चाहिए। तो पहले हम थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इलिप्स या एलिप्स कैसा दिखता है और उसका इक्वेशन वगैरह क्या होते हैं वो थोड़ा सा देख लेते हैं। तो हम बता रहे हैं आपको स्टोरी ऑफ एलिप्स। स्टोरी ऑफ एलिप्स जैसे सर्कल होता है उसी तरह से एलिप्स भी है, जैसे स्ट्रेट लाइन होते हैं उसी तरह से एलिप्स भी है, जैसे पैराबोला होते हैं उसी तरह से एलिप्स भी है, जैसे हाइपरबोला होता है उसी तरह एलिप्स भी है। तो एलिप्स बेसिकली एक ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर है और वो स्ट्रक्चर कैसा दिखता है वो तो आपको शायद पता होगा कि एलिप्स कुछ इस तरह का दिखता है। सर ये ऐसा होता है एलिप्स, ओके। सो दिस इज द शेप ऑफ द एलिप्स, कुछ ऐसा दिखता है। बट फिर भी हम एलिप्स को थोड़ा सा बनाते कैसे हैं या एलिप्स कैसे हम ड्रॉ कर सकते हैं दैट विल सी फर्स्ट, ओके। तो एलिप्स ड्रॉ करने के लिए अभी के लिए मान लीजिए आपके पास एक हॉरिजॉन्टल टेबल है। सो लेट अस कंसीडर दिस इज अ हॉरिजॉन्टल टेबल। ये मान लीजिए आपके पास एक हॉरिजॉन्टल टेबल है, ऐसा एक टेबल बना दीजिए। एलिप्स ड्रॉ करने हम आपको जस्ट अभी सिखा रहे हैं और ये आपका हो गया टेबल। ये इस तरह का हॉरिजॉन्टल टेबल है। मतलब प्रैक्टिकली आप एलिप्स कैसे जनरेट कर सकते हैं वो थोड़ा हम आपको बता रहे हैं। तो ये मान लीजिए आपका एक हॉरिजॉन्टल टेबल है, ऐसा एक टेबल है आपके घर में, ओके सर। इस टेबल के ऊपर क्या करना है कि दो नेल लगा देना है, मतलब दो पॉइंट पे कील होता है ना, कील ठोक देना है इस टेबल के ऊपर। एलिप्स कैसे बनाएंगे वही हम आपको बता रहे हैं। तो इस टेबल के ऊपर दो कील लगा देंगे, बट कील लगाने से पहले थोड़ा सा हम एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं जस्ट फॉर द रेफरेंस, ताकि शेप अच्छे से जनरेट हो पाए। इसीलिए ये एक लाइन हो गया और इस लाइन के ऊपर हॉरिजॉन्टल एक लाइन बना दिया और इसके ऊपर दो कील लगा देते हैं। तो मान लीजिए यहाँ पे एक आपने कील लगा दिया और यहाँ पे आपने एक दूसरा कील लगा दी, यानी एक कील ठोक दी है इस टेबल के ऊपर, छोटा छोटा कील ठोक दिए, ओके। और इसमें क्या करेंगे, एक स्ट्रिंग लेंगे और स्ट्रिंग में दो एंड है, तो एक एंड को इधर बांध देंगे, एक एंड को इधर बांध देंगे। तो एक स्ट्रिंग लेंगे और स्ट्रिंग को यहाँ पे बेसिकली बांध दिए, किससे, इस कील से। सो लेट्स कंसिडर ये वाला आपका स्ट्रिंग है और ये भी आपका स्ट्रिंग है, ओके। तो एक स्ट्रिंग लिए और एक स्ट्रिंग का एक एंड यहाँ पे बांध दिए हैं और दूसरा एंड जो है वो यहाँ पे फिक्स कर दिए हैं। दो जो नेल लगाए थे ना आप, उस नेल में बेसिकली इस स्ट्रिंग को बांध दिए हैं। एक ही स्ट्रिंग है और इस तरह से बांधेंगे कि ये वाला जो एंड है ये फ्री एंड है हमारा, यहाँ पे हमारा मार्कर रहेगा या पेन जो भी है आपका। तो अभी के लिए मान लीजिए यहाँ पे आपका पेन है। सो दिस इज योर पेन, ये आपका पेन है इस तरह का, या मार्कर जो भी बोलिए। सो ये हमारा एक मार्कर है, अभी मान लेते हैं। तो एक मार्कर है, जो मार्कर को बेसिकली हमने क्या किया है इस तरह से, ये जो मार्कर है इसको उस स्ट्रिंग में ऐसे फंसा के रखें और इस तरह से फंसाना है कि ये दो जो स्ट्रिंग है, मतलब ये वाला सेगमेंट और ये वाला सेगमेंट, ये दोनों ही सेगमेंट टाइट रहना चाहिए। हमेशा क्या रहना चाहिए, टाइट। फिर से एक कहानी बता रहे हैं कि हॉरिजॉन्टल टेबल है और यहाँ पे एक नेल लगा दिए हैं, दो नेल लगा दिए हैं, कील ठोक दिए हैं और उस पर एक स्ट्रिंग बांध दिए हैं और स्ट्रिंग का जो बीच वाला एंड है वो एक मार्कर के बीच में से फंसा हुआ है। इस तरह से फंसा हुआ है कि दोनों सेगमेंट स्ट्रिंग का टाइट रहना चाहिए, हमेशा टाइट रहना चाहिए। अब क्या करेंगे, इस मार्कर को यहाँ पे ऐसे पकड़े हुए हैं, तो मार्कर को यहाँ पे पकड़े रहेंगे और इसको ऐसे रोटेट कर देंगे, ओके। तो जो शेप जनरेट हुआ, दिस शेप बेसिकली इज नॉन एज अ एलिप्स। मतलब इसको जैसे आपने ये मार्कर को यहाँ पे पकड़े हुए हैं इस तरह से पकड़ना है कि दोनों पार्ट ये टाइट रहना चाहिए और इसको ऐसे आपने रोटेट कर दिया। तो जो शेप जनरेट हुआ दैट शेप इज बेसिकली नॉन एज एलिप्स। तो दिस इज हाउ वी जनरेट प्रैक्टिकली द शेप ऑफ द एलिप्स। तो शेप ऑफ एलिप्स में यदि कहानी ये हो गया कि इसको आप थोड़ा मैथमेटिक्स के लैंग्वेज में देखें तो यहाँ पे हुआ क्या, यहाँ पे हमारे पास दो कील जो है वो एलिप्स के दो फोकस के जैसा, या एलिप्स में सेंटर ना होकर के फोकस बोलते हैं। तो S1 और S2 जो है वो एलिप्स का दो फोकस के जैसा बिहेव करेगा और जहाँ पे आपने पेन रखा हुआ है दैट पॉइंट लेट अस कंसिडर इज एनी पॉइंट P। और इस तरह से हमने बैलेंस करके रखा है कि ये दोनों ही स्ट्रिंग इस पेन को रोटेट करते समय टाइट था,
इसका मतलब टोटल लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग वो तो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। टोटल लेंथ मतलब S1P प्लस ऑफ S2P, तो टोटल लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग यानी S1P प्लस ऑफ S2P एंड दिस टोटल वैल्यू दिस मस्ट बी इक्वल टू कांस्टेंट। ये क्या रहना चाहिए, हमेशा कांस्टेंट रहना चाहिए। कांस्टेंट मतलब ये लेंथ ऑफ स्ट्रिंग के बराबर हो जाएगा। ओके, सो ये हमारा जनरेट हो गया क्या, शेप ऑफ इलिप्स। तो इस तरह से हम शेप ऑफ इलिप्स को जनरेट कर लेते हैं। ओके, सो वी हैव द टू लेंथ ओवर हियर, S1P और दूसरा है S2P। द नेट लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग दैट विल रिमेन कांस्टेंट, यानी S1P प्लस ऑफ S2P ये वैल्यू कांस्टेंट रहेगा। इस तरह से हम शेप ऑफ इलिप्स को जनरेट करते हैं। ओके, तो इसमें हमें ऐसा याद रखना है कि इलिप्स एक ऐसा ज्योमेट्री है जिसमें फोकस से लेके P पॉइंट तक का डिस्टेंस और दूसरे फोकस से लेकर के P तक का पॉइंट ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा। अब इसी इलिप्स को थोड़ा सा और अच्छी तरह से यदि ड्रॉ करें तो शेप ऑफ इलिप्स के बारे में थोड़ा सा और डिटेल में जानते हैं। इस इलिप्स को यदि थोड़ा सा और अच्छी तरह से डिनोट करें तो वो शेप कुछ ऐसा है। दिस इज द शेप ऑफ द इलिप्स, ये ऐसा है, ये एक इलिप्स हो गया। अब इसमें हमारे पास दो एक्सिस है, एक एक्सिस जो कि ये वाला हो गया एक्सिस ऑफ द इलिप्स और दूसरा ये वाला वर्टिकल एक्सिस हो गया। बट एक का लेंथ ज़्यादा है और दूसरे का लेंथ कम है, तो मान लेते हैं कि यहाँ से लेके A to B यानी ये वाला एंड से लेकर के A पॉइंट टू B पॉइंट, ये जो एक्सिस है A to B इसको बोलते हैं मेजर एक्सिस ऑफ द इलिप्स। मेजर मतलब बड़ा लेंथ है इसलिए नाम है मेजर एक्सिस। और ये जो वर्टिकल है मान लेते हैं C to D, दिस इज नॉन एज माइनर एक्सिस ऑफ द इलिप्स। माइनर मतलब छोटा एक्सिस है। सो वी हैव द हॉरिजॉन्टल लेंथ एज वेल एज द वर्टिकल लेंथ। एक बड़ा है इसलिए नाम है उसका मेजर एक्सिस और एक छोटा है इसलिए नाम है उसका माइनर एक्सिस। ओके, अब इसका यदि आधा लेंथ देखें तो आधा लेंथ को हमेशा बोलते हैं सेमी मेजर एक्सिस, यानी सेंटर से लेकर के ये यहां तक के डिस्टेंस को हम बोलते हैं सेमी मेजर एक्सिस ऑफ द इलिप्स। ओके, और ये वाला जो आधा ऑफ माइनर एक्सिस का आधा लेंथ को बोलते हैं सेमी माइनर एक्सिस। तो ये आपका हो गया A सेमी मेजर एक्सिस और ये हो गया B सेमी माइनर एक्सिस। वैल्यू लिख देते हैं, A और B को क्या बोलते हैं, A का नाम है सेमी मतलब आधा, किसका, मेजर मतलब बड़ा एक्सिस का। सो सेमी मेजर एक्सिस दैट इज A एंड B क्या है, दैट इज नॉन एज सेमी माइनर एक्सिस। सो दिस इज नॉन एज सेमी माइनर एक्सिस। ओके, तो ये हमारा हो गया सेमी मेजर एक्सिस एंड सेमी माइनर एक्सिस ऑफ द इलिप्स। ओके, अब क्या करेंगे, यहाँ पे दो पॉइंट हम कंसिडर करेंगे। सो जो पॉइंट आपने अभी जस्ट देखा था जहां पे हमने नेल को फिक्स किया था टेबल के ऊपर, दैट पॉइंट इज नथिंग बट द फोकस ऑफ द इलिप्स। सो S1 एंड S2 दीज आर द फोकस ऑफ द इलिप्स। तो S1 एंड S2 ये क्या है, दिस इज नॉन एज फोकस ऑफ द इलिप्स। तो इसको बोलते हैं फोकस ऑफ द इलिप्स। ओके, अब सेंटर से लेके S1 तक का डिस्टेंस या फिर सेंटर से लेके S2 तक का डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस बोलिए या फिर पीछे बोलिए, तो हाँ हम एक ही तरफ लिख रहे हैं, हालांकि आप इसको पीछे भी लिख सकते हैं, यानी सेंटर से लेके ये यहाँ तक का डिस्टेंस, ये दोनों ही डिस्टेंस जो है ये इक्वल होगा और ये डिस्टेंस है हमारा दैट इज नॉन एज A टाइम्स E और ये वाला भी डिस्टेंस है A टाइम्स E। तो AE जो है दैट इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर टू द फर्स्ट फोकस और द सेकंड फोकस। अब यहां से कॉमन सेंस से पता चल रहा है कि ये टोटल लेंथ यानी ये यहां से लेकर के यहां तक ये टोटल लेंथ A है और ये वाला जो लेंथ है आपका दिस इज A टाइम्स E। तो ऑब्वियसली E की वैल्यू जो होगा वो लेस देन 1 होगा। कॉमन सेंस है, क्यों, क्योंकि यदि A इतना बड़ा है और AE को छोटा होना है तो ऑब्वियसली E की वैल्यू 1 से लेस होगा। क्यों, क्योंकि आप कॉमन सेंस से यहां से लिख सकते हैं A इज दैट इज ग्रेटर देन AE या फिर AE ये वाला लेंथ जो छोटा है A से, तो यहां से A और A को कैंसिल कर देंगे तो E की वैल्यू क्या आ रहा है, लेस देन 1 आ रहा है। तो इलिप्स एक ऐसा शेप है जिसमें E का नाम है इसेंट्रिसिटी ऑफ द इलिप्स। तो E को क्या बोलते हैं हम, इसको बोलते हैं इसेंट्रिसिटी ऑफ इलिप्स, इसेंट्रिसिटी ऑफ द इलिप्स। और इसकी वैल्यू कितना है अभी के लिए, इलिप्स के लिए E की वैल्यू लेस देन 1 है। ओके, यदि E की वैल्यू 0 हो जाए
इफ ई की वैल्यू यदि किसी तरह जीरो हो गया तो ये S1 भी यहाँ पे आ जाएगा, S2 भी यहाँ आ जाएगा, यानी S1 और S2 दोनों हो जाएगा जीरो, मतलब सेंटर पे आ जाएगा। और वैसे केस में ये पूरा स्ट्रक्चर बेसिकली सर्कल बन जाएगा यदि ई की वैल्यू जीरो हो गया। अब इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला यदि हम लिखें ए और बी के टर्म में, यानी सेमी मेजर और सेमी माइनर एक्सिस के टर्म में, तो फॉर्मूला ऑफ इसेंट्रिसिटी ऑफ द एलिप्स, ये मैथ्स में सारी चीजें हैं बट हम यहाँ पे आपको जस्ट शॉर्ट में बता रहे हैं। तो ये होता है बी स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर रूट ओवर 1 माइनस ऑफ बी स्क्वायर डिवाइड अपॉन ए स्क्वायर, एंड दैट इज नॉन एज द इसेंट्रिसिटी ऑफ द एलिप्स। तो ये पूरा बेसिक कहानी था। हालांकि प्लानेटरी मोशन में इसेंट्रिसिटी की वैल्यू बहुत ही कम होता है, इसलिए बहुत सारे डेरिवेशन में हम बेसिकली सर्कल कंसिडर करते हैं, यानी ई की वैल्यू जो, जैसे मान लीजिए सन के चारों तरफ अर्थ का जो रिवोल्यूशन हो रहा है ऑर्बिट में, दिस ऑर्बिट इज ऑलमोस्ट सर्कुलर, मतलब 100% यदि करेक्ट बोलें तो ये एलिप्स है, बट फिर भी ये सर्कुलर होता है क्योंकि अर्थ के लिए इसेंट्रिसिटी, यानी अर्थ जिस ऑर्बिट में घूम रहा है उसके लिए इसेंट्रिसिटी की वैल्यू 0.017, जो कि ऑलमोस्ट जीरो के बराबर है। और ऑलमोस्ट जीरो है, इसका मतलब जो फोकस है वो बहुत ही क्लोज है सेंटर का, तो ऐसे केस में हम इसको सर्कुलर भी कंसिडर कर लेते हैं। तो फॉर अर्थ ऑर्बिटिंग अराउंड द सन, जिस ऑर्बिट में ये मूव कर रहा है, the eccentricity value that is very much close to zero, that is 0.017। तो जितने भी हम फॉर्मूले डिराइव करेंगे, फॉर्मूले डिराइव करते समय हम इलेप्टिकल ऑर्बिट कंसिडर नहीं करेंगे। वी कैन एज्यूम द सिचुएशन टू बी इक्विवेलेंट टू द सर्कुलर ऑर्बिट, यानी इलिप्स को सर्कल के जैसा भी हम ट्रीट करके फॉर्मूले निकालेंगे, क्योंकि इसेंट्रिसिटी की वैल्यू यहाँ पे बहुत ही कम आएगा। अब बात कर लेते हैं कैप्लर्स लॉ के बारे में। ये बेसिक कहानी था हमारा इलिप्स का, जिसका यूज होने वाला है अभी कैप्लर्स लॉ में। तो कैप्लर सर ने एग्जैक्टली जैसे न्यूटन्स ने मैकेनिक्स में 3 लॉ प्रोवाइड किए थे, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ एंड थर्ड लॉ, उसी तरह कैप्लर सर प्लानिटरी मोशन से रिलेटेड 3 लॉ का लॉजिक दिया, जो कि उसी के इक्विवेलेंट या उसी के तरह का है। वो नहीं है, हालांकि उसी के तरह का है। तो कैप्लर्स के 3 लॉ है, जिसमें से फर्स्ट लॉ का नाम है ऑब्वियसली लॉ ऑफ ऑर्बिट, और इसका पूरा नाम यदि बोले तो कैप्लर्स फर्स्ट लॉ ऑफ प्लानिटरी मोशन। तो पूरा लिख देते हैं यहाँ पे, दिस इज कैप्लर्स फर्स्ट लॉ, या फिर इसी का नाम है लॉ ऑफ ऑर्बिट, लॉ ऑफ ऑर्बिट, या फिर लॉ ऑफ इलेप्टिकल ऑर्बिट भी कई बार बोलते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि इन्होंने फर्स्ट लॉ में केवल एक कॉन्सेप्ट बताया कि इलिप्स बोल के, या जो ऑर्बिट होते हैं प्लैनेट जिसके अराउंड मूव कर रहे हैं, दैट इज अ इलिप्टिकल ऑर्बिट। तो फर्स्ट लॉ में जस्ट इन्होंने एक स्टेटमेंट बताया कि जो भी प्लैनेट मूव कर रहे हैं किसी भी अदर प्लैनेट के चारों तरफ, दैट प्लैनेटरी मोशन इज इन ऑर्बिट नॉन एज अ इलिप्टिकल ऑर्बिट। तो इसका कॉन्सेप्ट एग्जैक्टली इलिप्टिकल ऑर्बिट के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड था। तो इनका कहना था, मान लेते हैं ये एक इलिप्स है, और एलिप्स में हमारे पास एज वी नो वी हैव द 2 एक्सिस, मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस। तो ये हमारा मेजर एक्सिस हो गया और ये हमारा हो गया माइनर एक्सिस। ओके, और यहाँ पे हमारे पास 2 फोकस है, S1 एंड S2। तो ये मान लेते हैं S1 फोकस है और ये हमारा S2 फोकस है। ओके, सो वी हैव द 2 फोकस S1 एंड S2। तो प्लैनेटरी मोशन में कैप्लर्स का फर्स्ट लॉ ये बोलता है कि लॉ ऑफ ऑर्बिट जो है, इसका स्टेटमेंट है कि कोई भी यदि मान लो प्लैनेट मूव कर रहा है इस ऑर्बिट में, मान लेते हैं अभी के लिए वो प्लैनेट, ये वाला प्लैनेट, दिस इज एनी अर्थ विच इज रिवॉल्विंग अराउंड द सन। तो कोई भी प्लैनेट हो सकता है। तो अभी के लिए ये जो प्लैनेट है, दिस इज एनी प्लैनेट रिवॉल्व्स अराउंड द सन। सन कहाँ पे होगा? आइदर S1 पे होगा या S2 पे, कहीं भी हो सकता है, किसी एक फोकस पे रहेगा। तो अभी के लिए मान लेते हैं कि सन जो है वो S1 फोकस पे है। So we have the sun for now at S1 focus. So this is the situation of sun. तो इस sun का मतलब यहाँ पे जिसके चारों तरफ अभी रोटेट कर रहा है। So this is sun. तो इनका कहना था कि planet revolves in the elliptical orbit with the sun at one of its foci. मतलब प्लैनेट जो है वो इलेप्टिकल ऑर्बिट में मूव करता है, और जो सन है वो आइदर S1 फोकस पे होता है या फिर S2 फोकस पे होता है। तो बहुत ही सिंपल सा स्टेटमेंट है, हर लॉ का स्टेटमेंट होता है। तो उसी तरह कैप्लर्स फर्स्ट लॉ यानी लॉ ऑफ ऑर्बिट का स्टेटमेंट क्या है? इसका स्टेटमेंट है each and every planet revolves in the elliptical orbit
in the elliptical orbit with the sun at one of its foci, यानी फोकस का ही प्लूरल फॉर्म होता है यहाँ पे फोकाई। तो सन जो है वो आइदर S1 फोकस पे होगा या फिर S2 फोकस पे होगा। तो इसी को बोलते हैं स्टेटमेंट ऑफ केपलर्स फर्स्ट लॉ एंड दैट इज नोन एज लॉ ऑफ ऑर्बिट, यानी ऑर्बिट के कॉन्सेप्ट को जस्ट बताता है कि कोई भी प्लैनेट इलेप्टिकल ऑर्बिट में मूव करते हैं। अब यदि दूसरे ऑर्बिट में या दूसरे लॉ में मूव करें तो दैट इज नोन एज केपलर्स सेकेंड लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। और इसका भी नाम है, इसका जैसे न्यूटन्स के पहले लॉ का नाम था लॉ ऑफ इनर्शिया, उसी तरह से यहाँ पे पहले लॉ का नाम है लॉ ऑफ ऑर्बिट, दूसरे नाम का या दूसरे लॉ का नाम है यहाँ पे लॉ ऑफ एरिया। सो लॉ ऑफ एरिया यानी एरिया से रिलेटेड कॉन्सेप्ट के बारे में बेसिकली इन्होंने इस सेकेंड लॉ में बताया। अब वो कौन सा एरिया बता रहा है तो उसको थोड़ा सा अच्छी तरह से समझते हैं। तो अगेन वी हैव अ प्लैनेट विच इज रिवॉल्विंग इन द इलेप्टिकल ऑर्बिट और फोकस यानी किसी एक फोकस के ऊपर सन रहेगा। सो लेट मी ड्रॉ द मेजर एक्सिस एंड दिस इज आवर माइनर एक्सिस। तो फोकस के ऊपर यानी आइदर S1 फोकस के ऊपर होगा या फिर S2 फोकस के ऊपर है कौन, द प्लैनेट या सन। सो S1 फोकस और ये हो गया आपका S2 फोकस एंड फॉर नाउ वी आर कंसिडरिंग दैट द सन इज एट S1 फोकस, यानी यहाँ पर ये हमारा सन है। ओके और प्लैनेट कैसे रिवॉल्व करेगा, प्लैनेट्स विल डेफिनेटली रिवॉल्व इन द इलेप्टिकल ऑर्बिट। तो ये प्लैनेट किसी भी मोमेंट में द प्लैनेट इज समवेयर एट दिस पॉइंट, तो ये हमारा प्लैनेट P है। ओके ये P पॉइंट पे प्लैनेट था इनिशियल। तो इनका कहना था कि मान लेते हैं कि अभी के लिए जो सन से लेकर प्लैनेट तक का जो डिस्टेंस है, फॉर नाउ द डिस्टेंस बिटवीन द सन टू द प्लैनेट, दिस डिस्टेंस इज सपोज r और इस r का नाम उन्होंने दिया रेडियस वेक्टर। सो व्हाट इज r सर, r इज द रेडियस वेक्टर ज्वाइनिंग द सन टू द प्लैनेट, r इज द रेडियस वेक्टर ज्वाइनिंग द सन टू द प्लैनेट, यानी सन से लेकर प्लैनेट तक जो लाइन ड्रॉ कर रहे हैं उसी लाइन का नाम हो जाएगा रेडियस वेक्टर। तो r हो गया रेडियस वेक्टर, इसको कई बार ये r वेक्टर भी लिखते हैं। ओके तो ये रेडियस वेक्टर क्या कर रहा है, बेसिकली ये जैसे जैसे प्लैनेट आगे मूव करेगा तो ये ऐसे रोटेट करेगा। ऐसे रोटेट करने का मतलब एग्जैक्टली ये जो घर में जैसे झाड़ू लगाते हैं ना, स्वीपिंग करते हैं, तो ये वैसा ही सिचुएशन है कि रेडियस वेक्टर जो है वो क्या कर रहा है, आगे मूव कर रहा है और आगे मूव करने से ये एरिया को स्वीप करेगा। एरिया को स्वीप करने का मतलब जैसे कितना एरिया कवर कर रहा है। तो कुछ देर के बाद मान लेते हैं प्लैनेट समवेयर यहाँ पे पहुंच गया। सो दिस इज द फाइनल सिचुएशन ऑफ द प्लैनेट। कुछ देर के बाद यही प्लैनेट P जो था वो P' पे पहुंच गया, फ्रॉम इनिशियल पॉइंट P टू P' पहुंच गया। ओके और अब यदि रेडियस वेक्टर यदि ड्रॉ करें तो रेडियस वेक्टर ये इतना हो जाएगा। सो ऑब्वियसली रेडियस वेक्टर जो है वो एक वेरिएबल पैरामीटर है जो टाइम के साथ चेंज हो रहा है। बट इस रेडियस वेक्टर ने बेसिकली क्या किया यहाँ पे कि इनिशियल से फाइनल जब गया तो इसने एरिया कवर किया, दैट इज नोन एज एरिया स्वेप्ट आउट बाय द रेडियस वेक्टर। कितना एरिया कवर किया, सो दैट इज दिस वन, ये इतना एरिया को इन्होंने कवर किया, ये इनिशियल एरिया है। ओके तो मान लेते हैं अभी के लिए ये एरिया जो है A1 एरिया है, दिस एरिया इज A1। तो पहले इन्होंने A1 एरिया कवर किया और इसमें इसको टाइम लग गया, मान लेते हैं T1। ओके डन। अब ये हमने कहानी मान लो जनवरी में चालू किया था और जनवरी से देखते देखते मार्च तक हमने देखा, यानी 2 महीने के लिए कहानी देखा। 2 महीने में प्लैनेट P पॉइंट से P' पर पहुंच गया और 2 महीने में इन्होंने A1 एरिया कवर किया और टाइम की वैल्यू हमारा 2 मंथ है अभी के लिए। ओके फिर मान लो काम धाम आ गया, कुछ करना नहीं कर रहे थे, देखते देखते थक गए, फिर कुछ दिनों के बाद फिर से देखना चालू किया। ओके तो आफ्टर सम डेज हमको अचानक पता चला कि ये एनालिसिस फिर से करना चाहिए। तो समवेयर प्लैनेट ये यहाँ पे था आफ्टर सम डेज। तो मान लेते हैं ये A पॉइंट पे आ गया था अब, और A पॉइंट्स का अब यदि रेडियस वेक्टर ड्रॉ करें सन से लेकर तो अभी के लिए रेडियस वेक्टर हमारा ये है। सो दिस इज नाउ न्यू लोकेशन ऑफ द रेडियस वेक्टर। और फिर से हम 2 महीने तक ही देखें
तो हम मान लो T2 टाइम तक देखें इस बार फिर से। सो कुछ दिन के बाद ये प्लैनेट मान लो समवेयर यहाँ पे आ गया। ओके, अगेन 2 महीने तक हमने देखा। ओके, तो ये प्लैनेट यहाँ पे आ गया और अब इसका रेडियस वेक्टर यदि ज्वाइन करें, सो नाउ दिस इज अ फाइनल रेडियस वेक्टर। ओके, यानी ए पॉइंट से लेकर ए डैश पॉइंट तक ये इस बार मूव किया, ए से लेकर के ए डैश पॉइंट तक फिर से। और फिर से यदि हमने टाइम मान लिया कि ये T2 टाइम में है, तो इस बार इन्होंने एरिया कवर किया और वो कितना किया, ये इतना एरिया इन्होंने कवर किया। सो दिस इज द एरिया स्वेप्ट आउट बाय द रेडियस वेक्टर फ्रॉम ए पॉइंट टू A1 डैश। और मान लेते हैं इस बार इन्होंने A2 एरिया कवर किया। सो नाउ इट हैज कवर्ड A2 एरिया। तो पहले A1 एरिया कवर किया था, अब इन्होंने A2 एरिया कवर किया और टाइम कितना लिया, T2। तो कैप्लर सर का कहना था कि टाइम यदि सेम है, यानी यहां भी 2 महीने है और यहां भी 2 महीने, तो ये जो एरिया निकला है, एरिया स्वेप्ट आउट बाय द रेडियस वेक्टर। तो रेडियस वेक्टर ऐसे एरिया स्विप कर रहा है, दैट एरिया मस्ट बी इक्वल। यानी इफ द टाइम इंटरवल इज सेम, तो एरिया स्वेप्ट ऑफ द रेडियस वेक्टर जो है, रेडियस वेक्टर इक्वल एरिया को कवर करेगा। सो इन इक्वल टाइम इंटरवल द रेडियस वेक्टर स्विप्स इक्वल एरिया फ्रॉम द सन टू द प्लैनेट। यानी प्लैनेट से लेकर सन तक जो रेडियस वेक्टर हमने ज्वाइन किए हैं वो इक्वल एरिया को कवर करेगा। तो इस स्टेटमेंट को कुछ इस तरह से लिखते हैं कि द रेडियस वेक्टर पूरा अच्छे से लिख देते हैं सर, द रेडियस वेक्टर ज्वाइनिंग द सन टू द प्लैनेट, यानी सन से लेकर के प्लैनेट तक जो रेडियस वेक्टर ज्वाइन किए हैं वो क्या करेगा, स्विप्स इक्वल एरिया in equal interval of time, in equal interval या in equal time interval, टाइम इंटरवल यानी टाइम यदि सेम है तो एरिया भी सेम आएगा। यानी लॉजिक उसका ये था कि यहां से यदि हम बोल दें कि पहले टाइम T1 लिया, बाद में इन्होंने टाइम T2 लिया, सो इफ T1 एंड T2 यानी इनिशियल और फाइनल टाइम यदि सेम हो गया, इफ T1 दैट इज इक्वल टू T2, देन हमारा कंक्लूजन ये होगा कि A1 और A2 भी सेम होगा, A1 मस्ट बी इक्वल टू A2। सो दैट इज द सिचुएशन ऑफ कैप्लर्स फर्स्ट लॉ कि यदि टाइम इंटरवल सेम है तो एरिया एक्सेप्ट आउट बाय द रेडियस वेक्टर ये भी सेम आने वाला है। ओके, अब इसी चीज को उन्होंने थोड़ा सा एक मैथमेटिकल फार्मूले के टर्म में बना दिया और एक नया टर्म इंट्रोड्यूस किया और उसका नाम उन्होंने रखा एरियल वेलोसिटी। तो उन्होंने बेसिकली क्या बोला कि जैसे वेलोसिटी होता है उसी तरह एक टर्म होता है एरियल वेलोसिटी। वेलोसिटी का मतलब क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। सो वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। उसी तरह इन्होंने लिखा एरियल वेलोसिटी का फॉर्मूला इन्होंने बनाया कि एरिया बाई टाइम, यानी उन्होंने डिफरेंशियल फॉर्म में लिखा या फिर एरिया बाई टाइम लिख दो, तो फॉर्मूला कुछ ऐसा था कि एरिया बाई टाइम, और इसको डिफरेंशियल फॉर्म में भी लिख सकते हैं तो dA बाई dt, जैसे ds बाई dt ये होता है एरियल वेलोसिटी। उसी तरह एरियल वेलोसिटी इन्होंने बताया dA बाई dt, और ये वाला पैरामीटर क्या रहेगा, ये रहेगा कांस्टेंट, यानी एरिया बाई टाइम ये कांस्टेंट रहेगा। तो इस इक्वेशन का बेसिकली मतलब क्या है कि एरिया बाई टाइम इज अ कांस्टेंट। इसका मतलब ये है कि फ्रॉम हियर वी कैन कंक्लूड कि इनिशियली एरियल वेलोसिटी यदि लिखें, इनिशियली एरिया था A1, टाइम लगा T1, तो इनिशियली एरियल वेलोसिटी हो जाएगा A1 बाई T1, और बाद में यदि हम एरियल वेलोसिटी लिखें तो एरिया कवर किया इन्होंने A2 डिवाइड बाई T2। एक बार और कहीं पे देखें, मान लो यहां से लेकर यहां तक देखें तो A3 बाई T3, A4 बाई T4। तो ये जो है ये एरियल वेलोसिटी है, जैसे डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम वेलोसिटी है उसी तरह एरिया बाई टाइम दैट इज द एरियल वेलोसिटी, और ये हमेशा क्या रहने वाला है, दिस विल रिमेन कांस्टेंट। ओके, तो जब इक्वेशन से क्वेश्चन सॉल्व करने की बात आता है तो ये हम इक्वेशन यूज करते हैं कि एरियल वेलोसिटी इनिशियल, एरियल वेलोसिटी फाइनल
एट एनी टू मोमेंट दैट विल रिमेन इक्वल टू कांस्टेंट। और डिफरेंशियल फॉर्म में उसी रियल वेलोसिटी को dA/dt लिखते हैं। यूनिट ऑब्वियसली आपको यहाँ से समझ में आ जाएगा, एरिया बाई टाइम यानी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ओके, अब इसका उन्होंने प्रूफ क्या बताया, ये तो उन्होंने लॉजिक बता दिया कि एरियल वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगा, बट व्हाट इज द प्रूफ ऑफ दिस। तो उन्होंने एरियल वेलोसिटी का एक फार्मूला निकाला कि dA/dt यानी एरियल वेलोसिटी कैसे कांस्टेंट है, उसको उन्होंने मैथमेटिकली प्रूफ करके बताया। तो उसी को बोलते हैं प्रूफ ऑफ केपलर्स सेकंड लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। तो प्रूफ क्या है इसका, एरियल वेलोसिटी इज कांस्टेंट, ये हमें प्रूफ करना है। ओके, तो इसका प्रूफ क्या है, सो प्रूफ ऑफ एरियल वेलोसिटी। तो इसका प्रूफ बता रहे हैं कि कैसे एरियल वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगा, यानी dA/dt जो हमारा निकला था दैट इज अ कांस्टेंट, ये एरियल वेलोसिटी कैसे कांस्टेंट रहेगा, उसका प्रूफ क्या है। ओके, सो नाउ वी हैव अ प्रूफ। तो प्रूफ ऑफ एरियल वेलोसिटी कांस्टेंट है, उसका प्रूफ क्या है। तो थोड़ा सा यहाँ पे आपको वेक्टर की कहानी याद करना पड़ेगा। आई होप वेक्टर की कहानी आपको पता है। तो वेक्टर का कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज करेंगे और फिर से प्लैनेटरी मोशन में एरिया जस्ट निकाल के उसको कांस्टेंट हमें प्रूफ करना है। सो लेट्स कंसिडर वी हैव दिस इलेप्टिकल ऑर्बिट और इसका ये सेमी मेजर एक्सिस है एंड दिस इज आवर सेमी माइनर एक्सिस। जो सन होगा ऑब्वियसली दैट विल बी आइदर ऑन S1 फोकस और आइदर ऑन S2 फोकस। तो किसी एक फोकस के ऊपर हमें सन को एज्यूम करना पड़ेगा, सो आइदर ऑन S1 और आइदर ऑन S2। अभी के लिए हम मान लेते हैं कि हमारा जो सन है दैट इज ऑन द S1 फोकस, यानी यहाँ पे सन है। प्लैनेट कहाँ पे है एट दैट मोमेंट, किसी भी टाइम t पे प्लैनेट समवेयर ये यहाँ पे है। ओके, सो दिस इज द इनिशियल लोकेशन ऑफ द प्लैनेट एट पॉइंट P। तो ये P लोकेशन पे था। रेडियस वेक्टर की यदि बात करें, सो ऑब्वियसली द रेडियस वेक्टर इज नथिंग बट द लाइन ज्वाइनिंग द सन टू द प्लैनेट। तो ये हो गया हमारा रेडियस वेक्टर। ओके, रेडियस वेक्टर को ऑब्वियसली हम हमेशा r से लिखते हैं, सो दिस इज आर r वेक्टर, वेक्टर के फॉर्म में लिखें। अब हम क्या करते हैं, मान लेते हैं कि स्मॉल टाइम इंटरवल में, स्मॉल मतलब बहुत ही कम समय में प्लैनेट थोड़ा सा आगे मूव किया। सो इन अ वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम प्लैनेट मूव्स फ्रॉम P पॉइंट टू P डैश पॉइंट। तो ये यहाँ पे आ गया। हालांकि ये डिस्टेंस हम अभी के लिए आपको ज़्यादा दिखा रहे हैं ताकि डायग्राम आपको अच्छी तरह से क्लियर हो सके, बट ये इतना ज़्यादा डिस्टेंस होता नहीं, यानी P प्लैनेट से जस्ट थोड़ा सा पास में मूव किया है, यानी मूवमेंट इज इन अ वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल। और P से P तक जाने में जो टाइम लगा दैट इज dt टाइम में P से P डैश पॉइंट तक प्लैनेट मूव किया। और फाइनली यदि लोकेशन की बात करें, सो दिस विल बी द फाइनल सिचुएशन ऑफ द रेडियस वेक्टर, r वेक्टर यहाँ पे चला गया। ओके, अब हमें ये एरिया फाइंड आउट करना है कि हाउ मच एरिया द प्लैनेट हैज बेसिकली स्वेप्ट आउट ड्यूरिंग द स्मॉल टाइम इंटरवल dt। तो स्मॉल टाइम इंटरवल में प्लैनेट ने कितना एरिया स्विप किया वही हमें निकालना है। और वो निकालने के लिए यहाँ पर सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर को डिनोट करते हैं कि यहाँ पे हमें ट्रेंगल बनता हुआ दिख रहा है। एरिया निकालना है तो ट्रेंगल दिख रहा है, और वो ट्रेंगल क्या दिख रहा है कि ये हो गया रेडियस वेक्टर, एक वेक्टर हो गया। और ये जो दूसरा साइड है, लेट अस कंसिडर दिस लेंथ, यानी यहाँ पर हमने इतना कम टाइम इंटरवल लिया है कि इन स्मॉल टाइम इंटरवल ये जो आर्क है और ये जो हमारा वेक्टर है ऑलमोस्ट दोनों सेम लेंथ का होगा, क्योंकि टाइम इंटरवल बहुत ही कम है। सो फॉर अ स्मॉल स्पैन ऑफ टाइम दिस लेंथ, ये जो दिख रहा है वेक्टर का लेंथ और आर्क का लेंथ दोनों क्या है, इक्वल है। ओके, अब क्या करेंगे, ये वेक्टर का लेंथ हमारा कितना होगा वो थोड़ा सा हम लिख के आपको दिखाते हैं। दिस वेक्टर लेंथ दैट मस्ट बी इक्वल टू, यानी ये क्या है, एक तरह का डिस्प्लेसमेंट है, और डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू होता है वेलोसिटी इनटू टाइम। तो मान लेते हैं कि प्लैनेट का जो रेडियल टेंजेंशियल वेलोसिटी है दैट इज v, और टाइम लग गया dt, तो v इंटू dt, वेलोसिटी इंटू टाइम दैट इज द स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। तो ये जो वेक्टर है इसका लेंथ बन गया v इंटू dt, और v वेक्टर है तो v के ऊपर वेक्टर का साइन दे देंगे, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अब बेसिकली हमें ये एरिया निकालना है। एरिया कौन सा, दिस इज द एरिया स्वेप्ट आउट बाय द प्लैनेट, यानी हमें ये वाला एरिया फाइंड आउट करनी है। अब ये एरिया होगा कितना, तो स्मॉल टाइम इंटरवल में स्मॉल एरिया कवर होगा, तो स्मॉल एरिया को मान लेते हैं ये dA से लिख देते हैं। सो लेट्स कंसिडर दिस इज आवर dA एरिया। तो ये जो एरिया है दैट इज dA, इन स्मॉल टाइम इंटरवल स्मॉल एरिया कवर किया गया, एंड दैट एरिया इज अ dA एरिया। ओके, अब ये एरिया हम निकालेंगे कैसे, तो इसी के लिए आपको थोड़ा सा वेक्टर में जाना पड़ेगा।
आई होप आपको याद होगा कि वेक्टर में यदि हमारे पास दो वेक्टर है, दिस इज द फर्स्ट वेक्टर एंड दिस इज द सेकंड वेक्टर, यानी एक वेक्टर है वेक्टर ए और दूसरा वेक्टर है वेक्टर बी, तो इन दोनों से जो ट्रायंगल बनता है, द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय द टू वेक्टर, जो दो वेक्टर है वो ट्रायंगल के दो साइड को रिप्रेजेंट कर रहा है, तीसरे साइड को जस्ट हमने क्लोज कर दिया है। तो दो वेक्टर से जो ट्रायंगल बनता है, इसका एरिया का फॉर्मूला आपने वेक्टर में क्रॉस प्रोडक्ट में सीखा होगा कि एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल जो होता है दैट इज हाफ ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी, यानी ए क्रॉस बी का जो मैग्नीट्यूड होता है उसका यदि आधा कर देंगे तो ये ट्रायंगल का एरिया हो जाता है। ओके, दैट इज द फॉर्मूला। सो हाफ ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस बी दैट इज इक्वल टू द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। तो ये वेक्टर का कॉन्सेप्ट है। तो आई होप ये कहानी आपको ऑलरेडी पता होगा। सो हम डायरेक्टली लिख रहे हैं ये वाले फॉर्मूले कि एरिया फॉर्म्ड बाय द टू वेक्टर दैट इज नथिंग बट द एरिया हाफ ऑफ ए क्रॉस बी। चलिए तो डायरेक्ट फॉर्मूला लिखते हैं यहाँ पे कि ये जो एरिया निकला हमारा डी ए, सो या वेक्टर के फॉर्म में लिख ही देते हैं, यहाँ पे साइड में लिख देते हैं कि यदि दो वेक्टर है, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, ओके, और इन दोनों वेक्टर का जो एरिया होता है, इन दोनों दो वेक्टर से जो ट्रायंगल बनते हैं इसका जो एरिया होता है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला, एरिया ऑफ ट्रायंगल, इसका फॉर्मूला होता है हाफ ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। तो ये फॉर्मूले होते हैं एरिया ऑफ द ट्रायंगल। ओके, तो दो वेक्टर के वजह से जो ट्रायंगल बन रहा है उसका ये फॉर्मूला हमने लिख दिया। डायग्राम भी इधर साइड में ड्रॉ कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें बेसिक है बट फिर भी यदि कुछ प्रॉब्लम ना हो इसलिए पूरा कहानी आपको A to Z अच्छी तरह से समझना पड़ेगा। ओके, सो दिस इज ट्रायंगल, ये A वेक्टर है आपका और ये B वेक्टर है। दो वेक्टर से जो ट्रायंगल बनता है उसका एरिया कितना होता है, हाफ ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ A क्रॉस B। तो आप जस्ट वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करते हैं। यहाँ पे भी दो वेक्टर है हमारे पास, एक वेक्टर है रेडियस वेक्टर और दूसरा वेक्टर है हमारा v इंटू डी टी। तो रेडियस वेक्टर और v इंटू डी टी वेक्टर, तो a के जगह पे r आ जाएगा और b के जगह पे v इंटू डी टी आ जाएगा और उसी से मिलेगा एरिया, और एरिया को अभी हमने डी ए से लिखा है। सो दैट विल बी हाफ ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ a क्रॉस b, कहने का मतलब है ए बी साइन थीटा। सो मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी, इसको डायरेक्टली लिख देते हैं हाफ ऑफ मैग्नीट्यूड, केवल लिखना है क्रॉस प्रोडक्ट का। सो दिस इज द फॉर्मूला ए बी साइन थीटा। तो डायरेक्ट हम मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला लिख दिए, क्रॉस प्रोडक्ट में ए बी साइन थीटा, हालांकि एन कैप भी आता है बट केवल मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, दैट्स व्हाई ए बी साइन थीटा। नाउ लेट्स प्लग द वैल्यू। ए के जगह पे आर वेक्टर आ जाएगा, सो आर डन। बी के जगह पे v इंटू डी टी आ जाएगा, तो v इंटू डी टी आ गया। तो ये a हो गया, ये b हो गया और साइन थीटा की जगह साइन थीटा आ गया। ओके, सो दैट्स आवर फॉर्मूला ऑफ स्मॉल एरिया फॉर्म्ड बाय द टू वेक्टर दैट इज a वेक्टर एंड v इंटू डी टी वेक्टर। तो वो एरिया का फॉर्मूला निकल गया। अब इसको यदि थोड़ा सा एनालाइज करें, सो दिस इज नथिंग बट ये हो गया आपका v r साइन थीटा एंड देन डिवाइडेड बाई 2, ये इतना हो गया। और ये जो dt था उसको लेफ्ट में लेके आ गए क्योंकि हमें एरियल वेलोसिटी चाहिए, तो dA बाई dt, जैसे डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम वेलोसिटी है dA बाई dt, दैट इज नॉन एज द एरियल वेलोसिटी। अब इससे हमें मिलेगा क्या, बेसिकली कैसे हम इसको कांस्टेंट प्रूफ करेंगे एरियल वेलोसिटी को, तो ऊपर और नीचे जस्ट मास से मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो ऊपर मास से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा mvr साइन थीटा, और नीचे यदि मास से मल्टीप्लाई करेंगे दिस विल बी 2m। ओके, m और m कैंसिल हो जाएगा, द सेम पैरामीटर विच वी हैव ओवर हियर। सो dA बाई dt जो आपका आ रहा है दैट इज द एरियल वेलोसिटी ऑफ द प्लैनेट, दैट इज इक्वल टू mvr साइन थीटा। और mvr साइन थीटा आई होप रोटेशनल मोशन में आपने जरूर पढ़ा होगा। ये दिस इज नथिंग बट द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द प्लैनेट राइट नाउ, यानी mvr साइन थीटा ये होता है mv क्रॉस r या r क्रॉस mv। तो r क्रॉस mv में mvr साइन थीटा आता है, तो यहां से ये जो mvr साइन थीटा आ रहा है दैट इज नथिंग बट द एंगुलर मोमेंटम। और एंगुलर मोमेंटम ऑब्वियसली फोकस के अबाउट होगा अभी के लिए, तो एंगुलर मोमेंटम अबाउट द सन है और डिवाइड बाई क्या 2m। तो ये आ गया आपका फॉर्मूला, क्या, एंगुलर मोमेंटम डिवाइड बाई 2m। अब ये कांस्टेंट कैसे होगा, मास ऑफ द प्लैनेट वो तो कांस्टेंट रहता ही है, यानी m कांस्टेंट है हमारा। तो यहां से यदि हम बात करें m का, सो m तो कांस्टेंट ही रहेगा सर। ओके,
बट ये एंगुलर मोमेंटम कैसे कांस्टेंट रहेगा? एंगुलर मोमेंटम भी कांस्टेंट रहने का मेन रीजन है कि यहाँ पे नेट टॉर्क जीरो है। कैसे नेट टॉर्क जीरो है? यदि प्लैनेट के ऊपर फोर्स देखें तो ग्रेविटेशनल फोर्स सन जो लगाएगा वो अपने तरफ लगाएगा, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स दैट इज टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सन, और ये फोर्स इन सेंटर से पास कर रहा है यानी सन से पास कर रहा है, तो टॉर्क अबाउट S1 यानी सन के अबाउट टॉर्क क्या हो जाएगा? जीरो, क्योंकि टॉर्क का मतलब होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, बट ये फोर्स तो वहीं से पास कर रहा है तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो जीरो है, यानी फोर्स तो ग्रेविटेशनल है बट द परपेंडिकुलर डिस्टेंस दैट इज कमिंग आउट टू बी जीरो, इसका मतलब नेट टॉर्क जीरो। और जब नेट टॉर्क जीरो हो तो एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट रहता है, क्योंकि टॉर्क का मतलब होता है, टॉर्क जीरो है, टॉर्क का मतलब होता है dl/dt, ये जीरो हो गया, और dl/dt जीरो है, इसका मतलब L कांस्टेंट होगा तभी उसका डिफरेंशिएशन क्या है? जीरो। जैसे dp/dt रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम फोर्स होता है, उसी तरह रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम दैट इज इक्वल टू द टॉर्क, और टॉर्क जरूर यहाँ पे कांस्टेंट रहना पड़ेगा। तो इससे हमें ये पता चला कि L भी कांस्टेंट है, इस केस में L भी कांस्टेंट है, और साथ ही साथ क्या, डिवाइड बाय 2 तो कांस्टेंट है, मास ऑफ द प्लैनेट दैट इज आल्सो कांस्टेंट। सो फ्रॉम हियर वी कैन डेफिनेटली कंक्लूड दैट द एरियल वेलोसिटी dA/dt दैट इज इक्वल टू L/2m, और ये पूरा पैरामीटर क्या है? कांस्टेंट है, क्योंकि L भी कांस्टेंट, मास भी कांस्टेंट, तो एरियल वेलोसिटी डेफिनेटली कांस्टेंट रहना पड़ेगा। ओके सॉरी, तो dA/dt ये कांस्टेंट रहेगा, और ये कांस्टेंट रहने का मेन रीजन है कि एंगुलर मोमेंटम कंजर्व हो जाए। तो इनडायरेक्टली यदि देखा जाए केप्लर्स के सेकंड लॉ को, तो केप्लर्स ने अपने सेकंड लॉ में ही बता दिया था एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहने का कंडीशन, क्योंकि एरियल वेलोसिटी कांस्टेंट है, इसका मतलब L कांस्टेंट, L इनिशियल इज इक्वल टू L फाइनल। तो एग्जैक्टली मैकेनिक्स के न्यूटन्स के कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम से ये थ्योरी मैच करता है। हालांकि कॉन्सेप्ट या टर्म्स अलग अलग है, बट द फाइनल रिजल्ट यदि कोर रिजल्ट की बात करें तो वो दोनों ही सेम है। सो दिस वाज द सेकंड लॉ। नाउ विल मूव टू द थर्ड लॉ, और थर्ड लॉ का नाम है लॉ ऑफ टाइम पीरियड। सो द केप्लर्स थर्ड लॉ दैट इज नोन एज लॉ ऑफ केप्लर्स थर्ड लॉ, और इसी का नाम है लॉ ऑफ टाइम पीरियड। सो दिस इज ऑल्सो नोन एज लॉ ऑफ पीरियड बोलते हैं, या लॉ ऑफ कई बार टाइम पीरियड बोलते हैं, तो लॉ ऑफ टाइम पीरियड। ओके, तो इन्होंने बेसिकली क्या बताया कि प्लैनेट जो है, यानी स्टेटमेंट इनका क्या था, व्हाट वाज द स्टेटमेंट? हर लॉ का स्टेटमेंट यहाँ पे आ रहा है, जैसे फर्स्ट लॉ का था, सेकेंड लॉ का था, उसी तरह थर्ड लॉ स्टेटमेंट इसका क्या है? सो व्हाट्स दिस स्टेटमेंट? तो इसका स्टेटमेंट है कि जो प्लैनेट रिवॉल्व कर रहे हैं किसी भी सन के चारों तरफ, यानी इलिप्टिकल ऑर्बिट में, सो एक बार रिवॉल्व करने में जो टाइम लग जाता है, यानी पूरा प्लैनेट को इस पॉइंट से रिवॉल्व करके वापस इस पॉइंट तक आने में जो टाइम लगता है, दैट टाइम इज बेसिकली नोन एज टाइम पीरियड। ओके, तो टाइम पीरियड जो होता है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ सेमी मेजर एक्सिस। सेमी मेजर एक्सिस मतलब सेंटर से लेके यहां तक का डिस्टेंस, मेजर एक्सिस का आधा। ओके, सो केप्लर्स थर्ड लॉ ऑफ इज ऑल्सो नोन एज लॉ ऑफ टाइम पीरियड। स्टेटमेंट लिख लेते हैं। तो स्टेटमेंट बोलता है कि स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड, स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड, टाइम पीरियड मतलब एक बार कंप्लीट रेवोल्यूशन में जो टाइम लगा, सो स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू the cube of semi-major axis, is directly proportional to the cube of semi-major axis, ओके। तो कहने का मतलब है जो एलिप्स है उसमें जो सेमी मेजर एक्सिस जिसको हमने ए से लिखा था, वो जो टाइम पीरियड है, यानी इसको ऐसे लिख सकते हैं। स्टेटमेंट का मतलब यहाँ पे है, इस स्टेटमेंट का मतलब है कि स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ सेमी मेजर एक्सिस, और सेमी मेजर एक्सिस को हमने ए से लिखा था, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ सेमी मेजर एक्सिस के जैसा है। ओके, अब कई बार इसको तो हम ऐसे लिखते हैं, और यहाँ से यदि हम देखें तो इसका मतलब यही हो जाता है कि यदि हमें न्यूमेरिकल बनाना हो इस तरह से रिलेटेड, फॉर्मूले से रिलेटेड, तो याद रखेंगे T1/T2 इसका जो स्क्वायर होगा दैट इज इक्वल टू A1/A2।
A1 is the semi-major axis for the first planet, T1 is the time period for the first planet, A2 is the semi-major axis for the second planet, किसी दूसरे ऑर्बिट में जो घूम रहा है, और T2 is the time period for the second planet. तो ये वाला सिचुएशन हमें यहाँ पे याद रखना है. ओके, सो आई होप ये कहानी क्लियर होगा. बट कई बार न्यूमेरिकल बनाते समय हम सेमी मेजर एक्सिस की कहानी ना लेकर के हम सर्कुलर ऑर्बिट की कहानी लेते हैं. ओके, सो वी कंसिडर द ऑर्बिट टू बी इक्वल टू द सर्कुलर ऑर्बिट, और वहाँ से बेसिकली हम यानी इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि द सिचुएशन फॉर सर्कुलर ऑर्बिट वी कैन राइट, यानी इलिप्टिकल ऑर्बिट ना कंसिडर करके फॉर सर्कुलर ऑर्बिट, फॉर सर्कुलर ऑर्बिट यानी ऑर्बिट को यदि हमने सर्कुलर मान लिए तो वैसे केस में इक्वेशन ऐसा हो जाता है, स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ रेडियस. यानी इलिप्टिकल ऑर्बिट ना मार करके, इलिप्टिकल मानेंगे तो सेमी मेजर एक्सिस लेना पड़ेगा, और यदि सर्कुलर मान ले ऑर्बिट को तो सेमी मेजर एक्सिस की जगह उस सर्कल का रेडियस का क्यूब हो जाएगा. सो एट दैट मोमेंट विल हैव द फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ रेडियस, और इस फॉर्मूले से यदि हम फॉर्मूले को लिखें तो कई बार हमें रेडियस ऑफ द सर्कुलर ऑर्बिट दिया रहता है, तो फॉर्मूले को यूटिलाइज करने के लिए कुछ इस तरह से लिखेंगे, T1/T2 का स्क्वायर, एंड दैट विल बी R1 अपॉन R2, रेडियस ऑफ द फर्स्ट ऑर्बिट एंड रेडियस ऑफ द सेकेंड ऑर्बिट का क्यूब. तो ये फॉर्मूले बेसिकली हम यूज करते हैं. ओके, अब ये इसका प्रूफ क्या है, ये तो हमने बता तो दिया, बट इसका प्रूफ क्या है. सो प्रूफ विल कंसिडर, यानी हम प्रूफ करेंगे सर्कुलर ऑर्बिट का. ओके, so we can prove this basically using the concept of the circular orbit. तो आगे बढ़ते हैं और इसका प्रूफ निकालते हैं कि इसका प्रूफ क्या है. प्रूफ पढ़ने से पहले, यानी ये जो प्रूफ है कैप्लर्स थर्ड लॉ का, दिस प्रूफ इज इन सैटेलाइट मोशन एज वेल. तो जब हम सैटेलाइट मोशन पढ़ेंगे तो उसमें ये सारी कहानी इंक्लूड हो जाएगा. अब सैटेलाइट मोशन से रिलेटेड क्या क्या स्टोरी है दैट विल सी इन द नेक्स्ट लेसन. और आई होप ये जो बेसिक हिस्ट्री ज्योग्राफी था रिलेटेड टू द कैप्लर्स लॉ, ये आपको पूरा क्लियर होगा. और थर्ड लॉ का प्रूफ कैसे ये आ रहा है, स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड क्यूब ऑफ सेमी मेजर एक्सिस या फिर रेडियस, इसका प्रूफ हम सैटेलाइट मोशन की कहानी में पढ़ेंगे. ओके, सो वी आर एंडिंग ओवर हियर एंड विल मीट यू इन द नेक्स्ट सेशन. टिल देन बाय, थैंक यू, गुड इवनिंग, गुड नाइट, जब भी आप देख रहे हैं, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में.